हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम संदीप कुमार एंड वेलकम टू मार्वलस इंग्लिश क्लासेस। और सब आप लोग कैसे हैं। बहुत दिनों से क्लास डिस्टर्ब हो गया है कोरोना वायरस के चलते। एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के सामने आ गई है। घर पर रहें और कोरोना वायरस से लड़ें। इसी बीच घर पे रह कर के ही हम लोग कुछ तैयारी करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं निश्चय किया हूँ कि आज से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। खास करके ये वीडियो जो है 11th-12th एयरफोर्स नेवी और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे आज का तो जो क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, आज का जो क्लास होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश का परिचय जानेंगे कि आखिर ये इंग्लिश भाषा होती क्या है इंग्लिश भाषा। तो ये कोई भी देख सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, यंगस्टर, कोई भी इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सीखना कोई गलत बात नहीं है। किसी ने कहा भी है कि लर्निंग इज लाइफ, वी शुड लर्न होल लाइफ। हमें जीवन भर सीखना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ ज़्यादा बातें न करते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों परिचय। सबसे पहले जब मैं आप लोग के समक्ष, आप लोग के पास आया तो मैं अपना परिचय दिया, उसी प्रकार से आज हम सब इंग्लिश का परिचय जानेंगे। और हाँ, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा मेरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि जो बातें इस पर लिखी गई है सिर्फ मैं उतना ही नहीं बताता, बल्कि मैं पढ़ाते समय आप लोग को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी, इंग्लिश के जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे वो सब आपको लिखने होंगे। इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि इंग्लिश है क्या। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखो, कॉपी निकाल कर लिखो उस पर कि व्हाट इज इंग्लिश। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मैं सिर्फ आंसर लिखता गया हूँ। तो व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो बच्चों, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेज। अंग्रेजी क्या है? तो इंग्लिश जो है एक मिश्रण है। इंग्लिश क्या है? तो मिश्रण है ऑफ वेरियस लैंग्वेजेज। और ये वेरियस लैंग्वेजेज क्या होता है? तो वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, और लैंग्वेजेज का मतलब होता है भाषाएं। तो विभिन्न भाषाओं को मिलाकर इंग्लिश बना हुआ है। ये विभिन्न भाषाएं क्या है? विभिन्न भाषाएं का मतलब होता है कि इंग्लिश एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे भाषा मिल करके और इंग्लिश का निर्माण किए हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं जो मिलकर के इंग्लिश का निर्माण किया है। कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला जो लैंग्वेज है वो है ग्रीक, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, फ्रेंच। ये सभी लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं वो बोरोइंग करके और इंग्लिश बनाया गया है। इंग्लिश के पास अपना कोई वर्ड मीनिंग नहीं है बच्चों। इंग्लिश का अपना कोई वर्ड नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को बोरोइंग किया गया, जैसे फ्रेंच से बोरोइंग किया गया, स्कैंडिनेवियन से किया गया, ग्रीक से किया गया, लैटिन से किया गया। तो ये सारे जो वर्ड हैं लैटिन भाषा के, जो जितने भी वर्ड्स हैं वो सब मिल करके इंग्लिश का निर्माण किए हैं, या इंग्लिश इससे बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जैसे हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हैं, फेवरेट है चॉकलेट। चॉकलेट ऐसे लग रहा होगा कि इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन नहीं, ये एक फ्रेंच वर्ड है। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम लोग आज तक जानते थे कि चॉकलेट एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आज सुनने को मिला, इसके सर के द्वारा बताया गया कि जो चॉकलेट है वो एक फ्रेंच वर्ड है, जिसको इंग्लिश में इंक्लूड किया गया, इंग्लिश में रखा गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं, जब ये आप जान गए कि ये एक वेरियस लैंग्वेज है, ये बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत सारे जब भाषा का मिश्रण है तो बहुत सारे देशों में बोला जाता होगा।
तो इसीलिए बच्चों सो इट इज कॉल्ड ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज। और यही कारण है कि इसे ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में भी कहा गया है, अर्थात इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन कब होता है? जब आप पूरी तरह से फेमस हो जाते हैं। तो इंग्लिश अपने दौर में पूरी तरह से फेमस हो गया और यही कारण है कि इसको ग्लोबल सेट दिया गया। और ग्लोबल सेट जब दिया गया तो इंटरनेशनल भी हो गया। अरे ग्लोबल सेट तभी ना मिलेगा जब इंटरनेशनल होगा। तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका हिंदी क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। तो ये जो लैंग्वेज है यह एक ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अर्थात इंग्लिश को केवल इंडिया में ही नहीं, केवल इंग्लैंड में ही नहीं, बल्कि और बहुत सारे कंट्रीज में बोले जाते हैं। बच्चों, मैं आप लोग को देखिए कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए कि 1.5, ध्यान देना होगा, 1.5 बिलियन लोग जो हैं इंग्लिश बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में। 1.5 बिलियन लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें बच्चों 375 मिलियन लोग जो हैं इंग्लिश को अपने मदर टंग के रूप में मानते हैं। एंड द सेम 375 मिलियन लोग जो हैं इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में मानते हैं। और 750 मिलियंस लोग जो हैं इसको फॉरेन लैंग्वेज के रूप में मानते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? तो नोट कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको पता चला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात आएगी कि लैंग्वेज क्या है। सही बात है, लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या है? सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे कि भाषा क्या है। भाषा का मतलब यही होता है बच्चों कि आप अपने आप को किसी के समक्ष कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह लोगों से अपना संपर्क बना रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो उसी कम्युनिकेशन को, उसी तथ्य को या उसी चीज को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है बाबू कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो माध्यम होता है वो लैंग्वेज कहा जाता है। तो हिंदी में हो गया। आई देखिए डेफिनेशन क्या कर रहा है। डेफिनेशन कह रहा है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। और ये इंग्लिश क्या है, सॉरी लैंग्वेज क्या है? तो इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यह जो है एक माध्यम है कम्युनिकेशन का और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। देखिए कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है लैंग्वेज। संचार अर्थात आपसे मेरा बातचीत, आपके पास मैं गया और अपनी बात को रखा और आप अपनी बात को मेरे समक्ष रखे। दैट्स पॉइंट, दैट्स थिंग्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। रिप्रेजेंट करते हैं हम दूसरों के सामने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहा जाता है। आदान प्रदान भी हम कर सकते हैं या संचार भी कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स का मतलब होता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का भी एक माध्यम है लैंग्वेज। अर्थात बच्चों लैंग्वेज के माध्यम से हम संचार कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि हम अपने बातों को आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपने विचारों का, हम अपने विचारों का भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। ये क्या होता है बच्चों कि कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल, एक साधन है। इसको हम लोग इसको गाड़ी भी कर सकते हैं, साधन भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। ह्यूमन एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने का, ह्यूमन एक्सप्रेशन को रखने का एक साधन है। कौन? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम मानवीय जो विचार होते हैं, मानवीय जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको व्यक्त करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको प्रकट करते हैं। ले जाने का साधन है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात हमारे जो लैंग्वेज होते हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो संचार के माध्यम होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं।
मतलब कितने टाइप से हम लोगों के सामने अपने आप को रख सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो चलिए देखते हैं, पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो और आप रिप्लाई करोगे, मैं आपकी बात को सुनूंगा, तो ये जो बोल करके जो आदान प्रदान किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। देखो, जो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिखित, बोलकर नहीं, लिखित रूप से। जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं, जो मतलब जैसे थियोरेटिकल एग्जाम्स देते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो वो एक रिटन लैंग्वेज होता है। हम अपने बात को लिख करके किसी को समझाना चाहते हैं, बोल के नहीं, लिख के समझाना चाहते हैं। और तीसरी जो होता है, जो तीसरा जो साधन होता है वो होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या होता है? तो सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक भाषा, अर्थात सांकेतिक जो साधन होते हैं, सांकेतिक जो माध्यम होते हैं, उसके माध्यम से भी हम अपने विचार को रख सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम जब एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं या समथिंग कुछ भी हो जाता है, तो हम लिख करके या संकेत रूप से भी एक दूसरे से बात करते हैं। या चलिए हम लोग बचपन में थोड़ा चलते हैं, जब हम लोग बचपन में थे, गार्जियन सामने बैठे होते थे, हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हम भाई बहन सब लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ बात हो गया तो बोल तो नहीं सकते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं कि चिट पर, एक पुर्जे पर अपनी बात को लिख करके धीरे से पकड़ा देते हैं और धीरे से उधर से रिप्लाई आ जाता है। तो इस टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं कि कम्युनिकेशन को तो जानेंगे कि ओरल, रिटन और सिंबॉलिक, ये तीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं बच्चों, तो पता चलता है कि अब तो ये आपको पता चल गया कि इंग्लिश है क्या। क्लियर। उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूं कि इंग्लिश की शुरुआत जो है, इंग्लिश भाषा का जो शुरुआत, इंग्लिश लैंग्वेज का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कहां से हुआ, किसने किया, इन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं कुछ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनेंगे। चलिए देखते हैं कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, अंग्रेजी जो आज हम बोलते हैं। अब यहाँ पर केम लिखा गया है, केम यानी कि ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2। तो बात कर रहे थे कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, अंग्रेजी जो हम आज बोलते हैं, जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, केम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हो केम। तो केम जो लिखा हुआ है बच्चों वो V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप यहाँ पर केम की जगह पे अगर चाहते हैं अपने से कॉपी में लिख ले सकते हैं, तो द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि हैज कम, ऐसे भी कर सकते हैं कि हैज कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आया है जर्मनिक ट्राइब्स, यानी जर्मनिक ट्राइब्स के शब्दों से आया है। अगर हम यहाँ पर केम लेकर के चलते हैं तो हो जाएगा कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। तो जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं वो आया, किससे आया, तो जर्मनिक ट्राइब्स से आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर ग्रामर सेक्शन है, मैं ग्रामर का चैप्टर भी शुरू करूंगा। इसको जानने के बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जर्मनिक ट्राइब्स क्या है, ये जर्मनिक ट्राइब्स होता क्या है, व्हाट इज द जर्मनिक ट्राइब्स। तो जर्मनिक ट्राइब्स आर कॉल्ड जर्मन पीपल, यानी जर्मन पीपल को जर्मनिक ट्राइब्स कहा जाता है। देखिए जर्मन पीपल, ये बात नहीं लिखा गया है इसमें, इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है। तो कहते हैं कि जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन से थे। तो हाँ, ये बात था कि जर्मन ट्राइब्स में आते हैं एंगल्स, सैक्सन्स और जुटस। ये तीन, एंगल्स, सैक्सन्स और जुटस, ये तीन जो जातियां हैं, ये तीनों जातियों को क्या कहा जाता है, जर्मनिक ट्राइब्स कहा जाता है। और ये तीनों जातियां आपस में मिल करके, ये तीनों आपस में मिल करके और एक अलग नाम रखे अपने आप में, एंग्लो सैक्सन,
यानी कि तीनों को टुगेदर कॉल्ड, एक साथ कहा जाता है एंग्लो सैक्सन्स। इनको क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन्स। अब ये पूछा जा सकता है कि हु वर एंग्लो सैक्सन्स, तो आप बता सकते हो कि एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूटस टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स आर नोन एज जर्मनिक ट्राइब्स। इन्हें जर्मनिक ट्राइब्स के रूप में जाना जाता है। देखिए इन लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन लोगों ने किया क्या कि हु इन्वेडेड, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना। यानी कि उन लोगों ने आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया? तो इंग्लैंड पर इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में। इन लोगों ने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया। अब 5वीं शताब्दी, शताब्दी तो होता है 100 साल, तो 5वीं शताब्दी में कब, पॉइंट आउट कीजिएगा कि 5वीं शताब्दी में कब आक्रमण किया? तो 5वीं शताब्दी में AD 449 में आक्रमण किया। ध्यान देंगे, ये पॉइंट आउट करने वाला चीज है कि AD 449। अब बच्चों एक और बात यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD? AD का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि एक AD होता है और एक BC होता है। तो BC को तो हम लोग जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी कि यीशु मसीह के जन्म के जो पहले का जो समय होता था उसको हम लोग BC कहते हैं, और इनके बाद वाला जो समय होता था हम उसको AD कहते हैं। तो AD का मतलब होता है, AD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बच्चों एनो डोमिनी। क्या होता है बच्चों? एनो डोमिनी। तो इसको एनो डोमिनी, तो इस चीज को नोट कर लेंगे कि एनो डोमिनी जो होता है इसका मैंने फुल फॉर्म होता है, और एनो डोमिनी अर्थात AD और BC में क्या अंतर होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसलिए तो मैंने कहा था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठने से आपको ये लगा, आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को मतलब ओपन करते हो और देखते हो कि स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के और वीडियो को बंद कर देते हो। नहीं बच्चों, वीडियो को स्टार्टिंग से करके लास्ट तक देखो, जरूर उसमें कुछ आपको बातें बताई जाएगी जो इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को आप लोग देखते हैं और खोल करके रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओपन करो, उसको पूरा लास्ट तक देखो। आखिर जब आप सीखने के लिए बैठो, हाँ, वीडियो को लास्ट तक वही देखते हैं जिनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। तो अगर आप जिज्ञासु हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, और AD और BC में अंतर क्या होता है? AD और BC में अंतर यही होता है कि जो AD होते हैं, AD के जो डेट्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं ना, बढ़ते क्रम में चलते हैं। और जो BC के डेट्स जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 1550 to 1546, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समय जो है वो क्या है? AD में है कि BC में है? तो मैंने क्या बताया कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट्स चलते हैं उसको क्या कहा जाता है? BC कहा जाता है। तो इसलिए ये किस में है बच्चों? तो BC में है। अंडरस्टैंड? और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 1550 to 1555 ऐसा लिखा होगा, अगर 1555 अगर ऐसा लिखा होगा तो आप उसको कहोगे कि ये AD है, बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये बढ़ते क्रम में है। अंडरस्टैंड? तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम लोग थे कि 5th सेंचुरी में गिव द कंट्री, ध्यान देना होगा। फिर से हम लोग इसको देखते हैं, इस लाइन को फिर से देखते हैं। कह रहा है कि who invaded England in the 5th century and gave the country its name। बच्चों आक्रमण किया, जब आक्रमण किया था तो जिस कंट्री पर उसने आक्रमण किया, जैसे इंग्लैंड पर आक्रमण किया, तो उस समय उस देश का नाम इंग्लैंड नहीं था। है इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप देखिए, जिस आक्रमण किया इंग्लैंड पर, लेकिन उस समय उस कंट्री का नाम इंग्लैंड नहीं था। चलिए देखते हैं, इट्स नेम इंग्लैंड। ये नाम जो इंग्लैंड दिया गया वो एंग्लो सैक्सन के द्वारा दिया गया। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एंग्लो सैक्सन ने किस कंट्री का नाम दिया था? तो इंग्लैंड का नाम दिया था। इंग्लैंड नाम किसने दिया था? तो एंग्लो सैक्सन ने दिया था। घुमा फिरा कर क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं। कह कि एंड इट्स लैंग्वेज इंग्लिश, और इसकी लैंग्वेज को,
अर्थात जो इसका लैंग्वेज, इंग्लैंड का जो लैंग्वेज हुआ इंग्लिश, इसको भी एंग्लो सैक्सन ने ही दिया था। मैं बताऊंगा आप लोगों कि इंग्लैंड किससे लिया गया और इंग्लिश किस वर्ड से लिया, मैंने कैसे इंग्लिश बना और कैसे इंग्लैंड बना, इस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, यहाँ से इसको पॉइंट आउट कर लेंगे, तो लिखते चलेंगे सब लोग। देखिए एक वीडियो जो है क्या हो जाएगा कि आप लोग बाद में लिखोगे, समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए लिख लो। ठीक है, फिर कह रहा है आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिल्कुल द टर्म एंग्लिसिक, ध्यान देना होगा, एंग्लिसिक, ध्यान दो बच्चों, यहाँ एंग्लिसिक से इंग्लिश बना, एंग्लिसिक वर्ड से इंग्लिश बना। एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो एंग्लिसिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे और यही एंग्लिसिक आगे चल के इंग्लिश का नाम हुआ। तो एंग्लिसिक कहाँ से आया? तो एंग्लिसिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एंग्लिशन। देखिए इसको हम लोग एंग्लिशन आज कर पाएंगे, जैसे कि आपको बताया गया है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एंग्लिश पर ध्यान देंगे, बताया गया कि सी के बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम लेते हैं जगह, देखिए ध्यान से कि सी के बाद सी का उच्चारण जो होता है वो क भी होता है और स भी होता है, पता है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सी को क भी कहा जाता है और स भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, ये फैक्ट क्या है कि सी के बाद यदि वाई आता है, यदि आई आता है और यदि ई आता है तो इसका उच्चारण हम लोग स पढ़ते हैं, और बाकी अगर कुछ भी आता है तो हम उसका उच्चारण क पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या इसको एंग्लिशन पढ़ा जाएगा या एंग्लिकन पढ़ा जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं, पहले ज़माने की जो बात करते हैं, तो बुक्स में जो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि प्रोनाउंसिएशन कहते नहीं, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन जो आप करोगे तो उसमें देखोगे तो लिखा होगा एंग्लिकन, 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 उसमें लिखा होगा। तो वो एंग्लिसिन, एंग्लिकन, दैट्स मैटर, यानी कहने का मतलब कि इसको आप इस समय के अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो एंग्लिसिन बोलोगे। अगर पहले के अकॉर्डिंग कोई अगर किसी के सामने कहते हो कहते नहीं नहीं एंग्लिकन कहा जाता है, तो दैट्स कोई बात नहीं, वो भी आप कह सकते हैं। तो एंग्लिकन, चूंकि वहाँ पर एंग्लिकन ही कहा गया, पहले के ज़माने की जो बात करें, पहले ओल्ड इंग्लिश के अनुसार एंग्लिकन ही कहा गया, जिसका देखिए वर्णन किया गया, इसको मतलब कि बताया गया कि एंगल किन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल किन? दैट इज, ध्यान देंगे, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, रेस ऑफ द एंगल्स, यानी कि एंगल्स की जाति, ध्यान देना होगा, द एंगल्स किन, यानी कि एंगल किन, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, रेस मतलब जाति। मैं कहता है कि एंगल्स की जाति, इसी से यानी कि इस एंग्लिकन से क्या लिया गया? एंग्लिसिक वर्ड लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी से फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम एंग्लालैंड, ध्यान दीजिएगा, एंग्लालैंड, एंग्लालैंड जो है वो एंगल्स लैंड कहा जाता था। ध्यान देंगे, जो ये एंग्लो सैक्सन जो थे जब आक्रमण किए उस लैंड पर, उस भूमि पे, तो सबसे पहले उसको कहने लगे कि ये एंगल्स लैंड है, और यही एंगल्स लैंड एंग्ला लैंड के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि द लैंड ऑफ एंगल्स। देखिए एंगल्स लैंड का मतलब होता है कि द लैंड ऑफ एंगल्स, और यही एंगल्स लैंड आगे चल करके एंग्ला लैंड के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया बच्चों? एंग्ला लैंड के नाम से जाना गया, और यही एंग्ला लैंड इंग्लैंड के रूप में आकर के हम लोग के सामने, हम लोग के देश के रूप में जो इंग्लैंड नाम है वो एंग्ला लैंड से लिया गया। ठीक है, और ये एंग्ला लैंड भी, ध्यान देंगे, एंगल्स यूज रिप्लेसिंग द वर्ड एंग्लिकन, यानी कि ये भी जो वर्ड है वो एंग्लिकन की रिप्लेसिंग करके, यानी कि उसके स्थान पर उसका प्रयोग किया गया एंग्ला। ध्यान देंगे कि द टर्म एंग्लिसिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंग्लिकन, एंगल किन दैट इज द रेस ऑफ एंगल्स, और उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम अबाउट 1000, यानी कि हम कह सकते हैं 10वीं शताब्दी, तो उस समय द नेम इंग्लैंड, यानी कि उसको हम कहते थे पहले एंग्ला लैंड, तो एंग्ला लैंड एंगल्स लैंड भी कहा जाता है उसको, एंगल्स लैंड से एंग्ला लैंड हुआ, और
एंगल्स लैंड का मतलब तो होता था वो द लैंड ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स की धरती, एंगल्स की भूमि। ये कैसे हुआ था? रिप्लेसिंग द वर्ड एंग्लिकन, ये एंग्लिकन वर्ड को रिप्लेसिंग करके कहा गया। अब यहाँ पर दो बातें हम लोग सीखने को मिला, और दो बातें ये है कि एंग्ला लैंड से ही इंग्लैंड बना। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड जो है वो एंग्ला लैंड से ही बना। और दूसरी बात कि एंग्लिसिक से क्या बना? इंग्लिश बना। यानी कि एंग्लिसिक से, ध्यान देंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोट कर रहा हूँ, इंग्लिश बना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब ये भी पता चल गया कि इंग्लिश कहाँ से आया। तो इंग्लिश कहाँ से आया बच्चों? तो जर्मनिक ट्राइब से आया, जर्मन पीपल लेकर आए। और वो जर्मन पीपल कौन कौन से थे? एंगल, सैक्सन और जूटस। उसके बाद ये भी हमको पता चला कि अंग्रेजी कब आया, तो 5th सेंचुरी में आया। एग्जैक्ट डेट कब था? तो AD 449 में आया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य का फादर ऑफ किसे कहा जाता है? देखिए, एक अल्फ्रेड किंग नाम के व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत कम लोग बताते हैं, इसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, जो इंग्लिश को डीपली रूप से पढ़ते हैं, तो उनको पता होगा कि एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ही, मतलब कि एक अल्फ्रेड किंग नाम पे मैंने लिखा है कहीं, हाँ सॉरी, कहा कि किंग अल्फ्रेड इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब द किंग अल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में माना जाता है। लेकिन इतिहास जो है, जो वर्क्स जो है, वो ज़्यादा मतलब कि जेफरी चौसर को मानते हैं। नेट पर भी आप अगर सर्च करके देखते हो तो जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, और इस किंग अल्फ्रेड का नाम छिप जाता है। ज़्यादा फेमस थे जेफरी चौसर। और मैं जेफरी चौसर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जेफरी चौसर का जन्म का थोड़ा सा बताया जाता है कि 1300 मतलब 43-44 के बीच ऐसे इनका जन्म हुआ था। 40 से 44 के बीच इनका जन्म माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1400 ईस्वी में हो गई थी, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में माना जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था इस स्टेट में क्वेश्चन आया था कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ऐसा क्वेश्चन था कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इसका आंसर होगा कि जेफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ध्यान देंगे, लिखा हो कि आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी कि इंग्लिश पोएट्री के फादर ऑफ भी मतलब जेफरी चौसर को कहा जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। किंग अल्फ्रेड को बताया गया कि किंग अल्फ्रेड को भी इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। देखो बच्चों, क्यों ऐसा कहा गया, इसके भी कुछ कहते हैं ऐसा क्यों, कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि बिकॉज ही ट्रांसलेटेड, उन्होंने क्या किया था कि ट्रांसलेटेड किया था अ नंबर ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को लैटिन भाषा से इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया था, अर्थात अनुवाद किया था, उसको लिखा था। और यही कारण है कि उनको इंग्लिश लिटरेचर का फादर ऑफ कहना जरूरी था। लेकिन इनका नाम उतना नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता दिया कि अगर कोई आपसे सवाल करता है किंग अल्फ्रेड के बारे में तो आप बताना कि जरूर हम जानते हैं और इसकी चर्चा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर, नाम तो सुना ही होगा। देखिए, इंग्लिश में हम इनको एक दबंग के रूप में मानते हैं, विलियम शेक्सपियर जी को, जो कि मतलब कि इंग्लिश अगर है तो शेक्सपियर का नाम जरूर है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड बाय मेनी, बहुत लोगों के द्वारा विलियम शेक्सपियर को टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर जो कहा जाता है, बिकॉज विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, 1564 अर्थात 16वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा 1564 यानी कि 16वीं शताब्दी। तो विलियम शेक्सपियर 16वीं शताब्दी में है, और 16वीं शताब्दी को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। थोड़ा सा नीचे जाकर चलकर मैंने थोड़ा सा और आगे चल करके हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, क्यों इनको मॉडर्न इंग्लिश के मतलब कि लिटरेचर के फादर ऑफ कहा जाता है।
क्योंकि विलियम शेक्सपियर जी का जन्म मॉडर्न इंग्लिश में हुआ था, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी के इतिहास में अंग्रेजी के जो काल हैं, अंग्रेजी के जो अवधि हैं, पीरियड्स हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया, यानी कौन कौन से पीरियड हैं इंग्लिश के इतिहास में। तो पहला है ओल्ड इंग्लिश, ध्यान देंगे हम लोग, क्या है वो? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होता है, वो जो आक्रमण जब हुआ था 8449 में, उसी समय ओल्ड इंग्लिश का स्टार्टिंग का समय माना जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन बिगेन ओल्ड इंग्लिश, तो आप बताइएगा कि मतलब कि 8449 में हुआ। तो ध्यान देंगे कि ओल्ड इंग्लिश का स्टार्टिंग जो हुआ था वो कब? 8449 में, और 8449 टू 81066 तक का जो पीरियड है वो ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। अगला है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का समय जो माना जाता है वो मिडिल इंग्लिश माना जाता है आपको AD 1150 से लेकर के 1500, अर्थात 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो मिडिल इंग्लिश का माना जाता है। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश के बाद हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो समय माना जाता है वो 1500 से लेकर के और आज तक प्रेजेंट तक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है आपका मॉडर्न इंग्लिश का। तो आइए देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में मॉडर्न इंग्लिश शुरू हो गया। तो शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? 1564 में। तो बताओ, शेक्सपियर मॉडर्न इंग्लिश के हैं, इसलिए इनको मॉडर्न इंग्लिश के फादर ऑफ, अर्थात लिटरेचर के फादर ऑफ कहा जाता है। दैट्स ऑल। अब इसके बाद यहाँ पर 2-3 बार एक चर्चा आया है लिटरेचर का। तो लिटरेचर के बारे में हम लोग आगे चल के अगले क्लास में, अर्थात आगे चल के अब हम लोग देखेंगे यहाँ से लिटरेचर के बारे में। अगला क्लास में मैं लिटरेचर के बारे में भी आपको बताता हूँ कि लिटरेचर क्या होता है। उसके बाद पहले हम लोग आज के जो अभी पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और देखिए कि मतलब कि क्या क्या आपको बताया गया, क्या क्या इसमें समझने लायक है, और आप इसको समझें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।